जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़। नमस्कार, मैं हरीश गुसाई, दस्तक पहाड़ से। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पिछले कुछ दिनों से हम लगातार स्थायी निकाय चुनाव को लेकर के अगस्त्यमुनि नगर पंचायत में संभावित प्रत्याशियों से बातचीत और चर्चा का दौर हमारा चल रहा है। विभिन्न प्रत्याशियों से हम जो है परिचर्चा कर चुके हैं। इस संबंध में उनके जो विजन है नगर पंचायत को लेकर के, उसको हम जो है सुन चुके हैं, देख चुके हैं। हमें कई दर्शकों ने ये भी कहा कि जो है क्या मतलब अगस्त्यमुनि के चिरपरिचित व्यक्ति जो हर कार्य में आगे रहते हैं, क्या वे यहाँ दावा कर रहे हैं, क्या उनका जो है इंटरव्यू भी होगा। तो लोगों की राय को देखते हुए हम आज हमारे साथ मौजूद हैं इस नगर पंचायत, इस नाकोट ग्राम पंचायत के जो है पूर्व में जो सरपंच हैं वो, और इस शहर में जो नामी व्यक्ति हैं, जो जो हर कार्य में जो है, जितने भी यहाँ पर सांस्कृतिक गतिविधियाँ और अन्य गतिविधियाँ होती हैं उसमें बढ़ चढ़ करके प्रतिभाग करते हैं। और एक बार कहा भी जाता है कि इनके बगैर यहाँ काम करना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को का आयोजित कराना बहुत मुश्किल होता है। तो आज हमारे सामने साथ हैं हर्षवर्धन बेंजवाल जी, जो मंदाकिनी शरदोत्सव कृषि औद्योगिक मेला जो अगस्त्यमुनि का में लगता है राज्य स्थापना दिवस पर, उसके जो है कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और लगातार 2002 से उस मेले को आयोजन करने में आपकी भूमिका, सराहनीय भूमिका रही है और आज इस स्तर पर मेला पहुंचाया है, तो आपके प्रयासों का फल है। तो बेंजवाल जी, आपका स्वागत है दस्तक पहाड़ में। सर्वप्रथम दस्तक पहाड़ का मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे भी यहाँ पर आमंत्रित किया। और जैसे कि आपको विदित ही है कि नगर पंचायत के चुनाव की सरगर्मी चल रही है और बहुत से लोगों ने संभवतः दावेदारी भी प्रस्तुत की है। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी यहाँ का एक व्यक्ति हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। ये अगस्त्यमुनि ग्राम सभा जब हम थे तो सौड़ी से लेकर के अगस्त्यमुनि तक एक ग्राम सभा हुआ करती थी। आपके पिताजी स्वर्गीय हरिदत्त बेंजवाल जी एक ऐसा नाम है कि जिनको ये कहा जाता है कि इस अगस्त्यमुनि के, आधुनिक अगस्त्यमुनि के जिन्होंने निर्माण किया है। आज यहाँ पर जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं उन्हीं की देन, ये संस्थाएं उन्हीं की देन है। तो आप कैसा समझते हैं कि आप जो दावा कर रहे हैं, आप क्या उनके नाम से भी लोग प्रभावित हैं, वो जो है इस वजह से है, या आप यहाँ पर बहुत पुराने जो आपके परिवार वाले हैं जो बहुत पुराने समय से इस गांव में है, तो थोड़ा सा इस अगस्त्यमुनि जो आज अगस्त्यमुनि बन गया है, इसके संबंध में जो आपके पास जानकारी है, क्या आप इसका इतिहास कुछ बता पाएंगे? हाँ गुसाई जी, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगस्त्यमुनि जो क्षेत्र है ये पूर्व में नयाल लोगों का गांव था ये, और नयालों के बाद यहाँ पर सिर्फ नेगी लोग यहाँ पर आए क्योंकि उनकी कोई ध्यान थी और उन ध्यानों की ही नेगी वंश का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ और उनको मालगुजारी भी इसीलिए मिली। और चार जो परिवार हम बेंजी से यहाँ पर आए थे, ये नयाल लोगों के ब्राह्मण थे और नयालों ने अपनी जमीन अपने ब्राह्मणों को दान स्वरूप दी थी। और इसी प्रकार से चार जो परिवार हम बेंजवाल लोग और एक परिवार नेगी लोग, और मुनि जी की ये जमीन है कि मुनि जी के जो ढोल और बाजगिरी वाले थे उनको भी एक हिस्सा पूरा यहाँ पर मिला था। इस प्रकार से 6 हिस्से इस प्रकार से हुए थे और ममगाई लोगों ने यहाँ पर खरीद फरोख्त की है, तो इसलिए उनको भी एक हिस्से का मालिक बनाया गया था। इस प्रकार से यहाँ पर 7 हिस्से, आज भी कहते हैं कि यहाँ पर 7 हिस्सा माने 2 हिस्से का मालिक स्वयं मैं हूँ, 2 हिस्से के प्रधान जी हैं। तो इस प्रकार से 7 से 9 हिस्से हो गए। 9 हिस्सेदारी का ये गांव है। और ये गांव आज केवल अगस्त्यमुनि नहीं है, सौड़ी से लेकर के अगस्त्यमुनि और सिल्ली सेरा तक एक ग्राम सभा हुआ करती थी
जिसके सबसे प्रथम प्रधान बने थे स्वर्गीय गबर सिंह रावत जी। उसके बाद दूसरे प्रधान जब बने गबर सिंह रावत जी, तो उस समय सौड़ी ग्राम सभा अलग हो चुकी थी और बनियाड़ी, धान्यू, ताली, बगर और अगस्त्यमुनि, नाकूट, ये ग्राम सभा एक हुआ करती थी। उसमें भी गबर सिंह प्रधान जी यहाँ पर प्रधान हुए। उसके पश्चात जब बनियाड़ी ग्राम सभा अलग हुई तो नाकोट ग्राम सभा के अंतर्गत ताली, बगर और धान्यू और नाकोट और सिल्ली सेरा एक ग्राम सभा हुई। उस समय भी गबर सिंह जी ही पहले प्रधान बने इसकी। और गबर सिंह जी के बाद तब हमारे स्वर्गीय भगवती प्रसाद बेंजवाल निर्विरोध प्रधान बने। उसके बाद स्वर्गीय विश्वम्बर दत्त भट्ट जी प्रधान बने। उसके बाद बीना बिष्ट जी बनी, फिर कुंवर लाल जी बने, फिर बलबीर लाल। 2012 में नगर पंचायत ये घोषित की गई है और 2012 का सर्वप्रथम व्यक्ति था अशोक खत्री, जो यहाँ नगर पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष बने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वर्गीय हरिदत्त बेंजवाल मेरे पिताजी थे और उन्होंने इस अगस्त्यमुनि के विकास के लिए अपनी 14 नाली और 6 मुट्ठी जगह, जो आज विकास खंड के नाम से यहाँ पर है, उसमें सारी भूमि हमारी माने हमारे पिताजी ने दान स्वरूप दी थी। और 14 नाली 6 मुट्ठी जो जगह है उसमें हमारा विकास खंड, पशुपालन और वर्तमान में जो केंद्रीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है, वो जमीन उन्होंने दान स्वरूप दे रखी थी। वो जमीन उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को दी थी। सर्वप्रथम हमारे पिताजी के द्वारा यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल खोला गया, उसको फिर हाई स्कूल बनाया गया, फिर उसके बाद इंटर कॉलेज की स्थापना हुई। सन 65 में इंटर कॉलेज राजकीय हो गया और उस इंटर कॉलेज की नींव भी उन्हीं के द्वारा की गई। इसके अलावा उन्होंने जब शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी की तो यहाँ पर केदारखंड डिग्री कॉलेज के नाम से स्थापना की और वही केदारखंड डिग्री कॉलेज आज यहाँ पर हमारे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में चल रहा है। और केदारखंड की जो स्थापना की थी, आज जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, चिकित्सालय है, वहाँ पर केदारखंड डिग्री कॉलेज की स्थापना की थी। वो उन्होंने जैसे शिक्षा के रूप में प्रादुर्भाव किया या उसको एक शिक्षा का हब बनाने की कोशिश की, उनकी एक मनसा और थी स्वास्थ्य को भी आगे बढ़ाने की। और स्वास्थ्य के लिए उन्होंने केदारखंड डिग्री कॉलेज की जो जगह उस समय ग्राम सभा द्वारा अप्रूव हुई थी, वो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को दी और स्वास्थ्य विभाग का निर्माण किया। मैं ये चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग की जो पुरानी बिल्डिंग है उसको अगर ढंग से मॉडिफाई किया जाए तो मेरे समझ से स्वास्थ्य विभाग का पर्याप्त जगह वहां पर हमें इस पर भी आएंगे। हाँ। आपने विस्तार से इस अगस्त्यमुनि नगर क्षेत्र का जो इतिहास है उसको आपने विस्तार से बताया। आपने अपने पिताजी के संबंध में भी पूरी वो दी कि किस तरह से उन्होंने इस नगर क्षेत्र का विकास किया और ये आधुनिक अगर अगस्त्यमुनि बना है तो ये सब कुछ उन्हीं के प्रताप से है, उनके कार्य से ही ये इस स्तर पर पहुंचा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा बेंजवाल जी कि आप इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति के पुत्र थे, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में आज तक आप आगे नहीं बढ़ पाए, क्यों? ऐसा क्या कारण रहा इसका? अब इसका सबसे प्रथम कारण ये है कि मैं जब इंटर करने के बाद मैं अपने पढ़ने के लिए गया तो श्रीनगर महाविद्यालय में गया। श्रीनगर के बाद मैं देहरादून डीएवी कॉलेज में गया। उसके बाद कुछ समय मैंने नौकरी भी की है। कोऑपरेटिव बैंक में प्रथम ब्रांच मैनेजर रहा मैं घाट में। उसके बाद मैंने वहाँ नौकरी वहाँ पर से छोड़ी और उसके बाद मैं एसआई के टेस्ट में निकल गया, जहाँ मेरे पिताजी ने कहा पुलिस में नौकरी नहीं करनी है। उसके बाद मैं जैसे ही दिल्ली में पहुंचा, स्वर्गीय हेमंत नंदन बहुगुणा जी के पांव का फ्रैक्चर हुआ था तिलवाड़ा में, उनके सफदरजंग हॉस्पिटल में मैं गया, उनकी देखरेख में गया। 2 महीने में उनके साथ रहा और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी सेवा कब तक करोगे, तुम नौकरी करो। तो मैं हीरो साइकिल एक ग्रुप होता है लुधियाना में, उसके हमारे चेयरमैन थे ब्रजमोहन लाल मुंजाल जी। उन्होंने मुझको अपने यहाँ एज ए मैनेजर के रूप में वहाँ पर रख दिया और मेरी तनख्वाह भी उस समय बहुत अच्छी थी यहाँ के बनस्पत, क्योंकि मुझे यहाँ 700-800 रुपया महीना मिलता था। वहाँ मेरी तनख्वाह कम से कम 35,000 रुपया पर मंथ हुआ करती थी। तो इसी चक्कर में मैंने राजनीति से थोड़ा सा दूर हो गया। नहीं तो मैं स्वर्गीय हेमंत नंदन बहुगुणा जी के समय में जब भी यहाँ पर कोई भी कार्य हुए
तो स्वर्गीय हेमंत नंदन बहुगुणा जी ने मुझे हमेशा अपना आशीर्वाद भी दिया। और उसके बाद मेरे पिताजी जो थे नारायण दत्त तिवारी जी के भी बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने 2 बार यहाँ पर अनशन किया। एक तो डिग्री कॉलेज के संदर्भ में 21 दिन का अनशन किया। तो उस समय मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी जी आकर के उनका अनशन खोला। और ये जो महाविद्यालय बना है ये तिवारी जी के ही कार्यकाल में, जब मुख्यमंत्री थे उन्हीं के कार्यकाल में बना। इसके अलावा जब 97 में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई तो तब जाकर के मैं पुनः इस राजनीति के संभाग में आया। मेरे प्रिय दोस्त थे विनोद बर्थवाल जी, वो मुझको भटका करके सब समाजवादी पार्टी में, क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था और सब लोग जो है समाजवादी पार्टी से घृणा करते थे, इसलिए मैं सपा में नहीं जा पाया। और उसके बाद 2002 में मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हमने ज्वाइन की है। और 2002 में हमने विधायक जी का बहुत साथ दिया। आशा नोटियाल जी को यहाँ पर विधायक बनाया। 2008 में भी उनको विधायक बनाया। 2012 में 13 में यहाँ पर फिर कांग्रेस की सत्ता आ गई। तो तिवारी जी जिस समय मुख्यमंत्री थे तो वो कहा करते थे कि हरिदत्त बेंजवाल जी का कोई लड़का भी है। तो हमारे प्रमुख जी थी उस समय शैला रानी रावत जी, उनने कहा उनका तो कोई लड़का है ही नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई दूसरा आगे बढ़े। और इस प्रकार हम पिछड़ते गए, राजनीति के परिदृश्य में हम पिछड़ते गए। और हमने कई बार सोचा, भुवन चंद खंडूड़ी जी से भी हम आग्रह किया, परंतु यहाँ पर राजनीति का एक पैटर्न होता है कि हमारी दीदी जी थे हमसे आगे, स्वर्गीय पुन्नी भट्ट जी, तो वो बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी में थी, तो उनको ही अहमियता दी गई। इसलिए उन्होंने मेरा नाम पृष्ठभूमि से थोड़ा हट करके कर दिया। हाँ बेजवाल जी, आपने बताया कि खैर राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, इस वजह से नहीं आए। तो अब आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो क्या आपने नगर पंचायत अगस्त्यमुनि में दावेदारी क्या भाजपा से की है? भारतीय जनता पार्टी का आज एक यहाँ पर पर्यवेक्षक आए थे, उसमें दावेदारी मैंने भी की है, परंतु मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि दावेदार को कैसा होना चाहिए। मैं तो सबसे पहले विजन को देखता हूँ। और दावेदार, इन्होंने जो आज पर्यवेक्षकों ने कहा कि हमको जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, उन्होंने योग्यता पर कोई बहस नहीं की, उन्होंने किसी और मुद्दे पर बहस नहीं की, केवल जिताऊ कैंडिडेट पर बहस की। हो सकता है मुझसे पैसे वाला ज़्यादा हो, क्योंकि पैसे का ज़माना है और पैसा ही सब कुछ हो रहा है। जो भी जीत रहा है वो पैसे के बल पे जीत रहा है। तो मैं तो ये दावे के साथ कहता हूँ कि अगर मुझे टिकट न भी मिले तब भी मैंने निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में अपना पर्चा दाखिल करना है। और जो विजन की ये आपने तो आप अपना दावा प्रस्तुत करेंगे चाहे पार्टी दे न दे, यह आपने स्पष्ट कह दिया है। और मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इस चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपका विजन है, कैसे आप इस नगर पंचायत को अग्रिम पंक्ति की नगर पंचायत बनाने की ओर अग्रसर होंगे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इस संबंध में क्या योजनाएं हैं इस नगर पंचायत को लेकर के, इन सब पर क्या आप थोड़ा चर्चा करेंगे, जिससे कि आपकी दावेदारी, जिससे आप समझते हैं कि मैं इस पद के जो है इसके जो है सबसे सर्वो मतलब मैं जो है उम्मीदवार हूँ। तो इस पर आप जरा बताएंगे। ये नगर पंचायत सन 2013 में गठित हुई थी और उस समय प्रथम जो हमारे नगर पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष थे अशोक खत्री जी, उन्होंने बहुत प्रयास किया इसके लिए, ये इसमें दो राय नहीं है। और जो आज नगर पंचायत का कार्यालय है या हमारा जो पार्किंग है वो अशोक खत्री जी की देन है। जैसे ही अशोक खत्री जी गए उसके बाद जो दूसरे नगर पंचायत अध्यक्ष बने, उन्होंने इस नगर पंचायत को एक बिल्कुल निर्जीव तरह छोड़ दिया था। और जैसे ही वो हट गए, प्रशासक आया, तो एक महीने में इतना कार्य हुआ। मैं तो सोच रहा हूँ इतना कार्य तो 5 साल में भी नहीं हुआ जितना कार्य 1 महीने में हुआ। और मैं आज भी कह रहा हूँ दावे के साथ कि 3 करोड़ रुपया हमारे नगर पंचायत के कोऑपरेटिव बैंक में है। आज तक किसी ने उसमें पहल नहीं की कि ये 3 करोड़ क्यों पड़ा हुआ है कोऑपरेटिव बैंक में। उनसे हमारे विकास कार्य तो संभावित हो सकते थे। जैसे हमारे पिताजी की सोच थी विकास खंड का निर्माण करना, शिक्षा का निर्माण करना, स्वास्थ्य का निर्माण करना,
ऐसे ही इन चीज़ों पर अगर ये पहल करते तो हो सकता, जैसे ये शिक्षा का हब है आज अगस्त्यमुनि में, वैसे स्वास्थ्य का हब भी बन जाता, परंतु किसी ने प्रयास ही नहीं किया। आज हमारे अगस्त्यमुनि का जो मैदान है वो हमारे अगस्त्यमुनि का हृदय था, इस जनपद का हृदय था, और उसमें स्टेडियम बन रहा है। यहाँ के जितने भी कार्यक्रम होंगे वो कहाँ पर होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर के कोई भी एक्टिविटीज होंगी। और हम तो कहते थे वो मुनि महाराज का फील्ड है, और मुनि महाराज भी अब अगर नाचेंगे कभी फर्दर में तो वो कहाँ पर नाचेंगे। तो मेरा सबसे पहला विजन यही है कि जो हमारा उत्खला का जगह है उसको समतलीकरण करके एक मैदान का रूप दिया जाए, जिसमें सारे कार्यक्रम हमारे वहाँ आहूत किए जा सकते हैं। और उसके लिए हमने डीएम साहब से भी मांग की है और मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है कि उसके लिए बजट तैयार किया जाए, और सबसे पहले हम उस मैदान को एक मैदान बनाएंगे, इसी के परिप्रेक्ष्य में वो मैदान बन जाएगा और उस मैदान में सारी एक्टिविटीज हमारी संभव हो सकती। दूसरा मेरा सबसे बड़ा कार्य यह है कि अगस्त्यमुनि में जाम बहुत लगता है, तो जो हमारे बाईपास रोड है इसका कार्य सर्वप्रथम होना चाहिए था, पर 2018 के बाद अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए तो प्रतिनिधि, नगर पंचायत, विधायक, इन लोगों का काम है ये काम कार्य, परंतु इन्होंने किसी ने भी इसमें पहल नहीं की। और तीसरा कार्य है जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, मेरा चिकित्सालय से, तो काफी पुरानी बिल्डिंग है, उसको डिसा जा सके, यही मेरा सबसे पहला उद्देश्य रहेगा। और इसके अलावा मैं चाहता हूं कि नदी के किनारे जितनी भी जमीन है इसमें पार्किंग की सुविधा बनी। पार्किंग यहाँ पर जरूरी है क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हमारे पास अभी फिलहाल रामलीला ग्राउंड और एक पार्किंग, 2 पार्किंग हैं। तो इस और प्रशासक होते हुए डीएम साहब ने बहुत बड़ा काम किया है कि पुराना देवल में जो आजकल कार्य हुए हैं वो मैं डीएम साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने कार्य समय में 1-2 महीने के अंदर बहुत बढ़िया कार्य किए हैं। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो ये तो आपने अपनी जो बताए कि मेरी विजन ये है नगर पंचायत का, अपना इतिहास भी बताया। आपके पिताजी ने इस नगर को आधुनिक नगर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बेनीवाल जी, अक्सर आप मेले के बिल्कुल करता धरता, और ये कहा जाता है आपके बगैर मेला असंभव है लगभग मेला आयोजित करना, और ये दिखता भी है। अभी जो आपने शुरुआत में अगर इस मेले को वो नहीं किया तो मेला एक किस्म से बंद होने के कगार पर आ गया था, लेकिन आपने पुनः इसमें अपनी सरगर्मी दिखानी शुरू की, तो मेला भी आयोजित हो रहा है इसी महीने की जो है 23 तारीख से। तो ये आपकी कार्य क्षमता को दिखाता भी है। लेकिन आप पर एक आरोप भी लगता है, मेले के दौरान भी आप पर आरोप लगता है कि आप कभी कभी जो है उसमें उत्तेजित हो जाते हैं और अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं, जिससे लोगों की नाराजगी होती है। अगर आप इस अपनी कमजोरी पर, लोगों का कहना है कि अगर आप इस कमजोरी पर थोड़ा कंट्रोल कर लें अपने को, तो आपके बराबर जो है इस अगस्त्यमुनि में कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता है। तो क्या इस पर आपका क्या राय है? नहीं, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। वास्तव में मैं भी अपने को ये समझता हूँ कि कभी कभी मैं बहुत एग्रेसिव हो जाता हूँ, जो कि मुझे नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि मेला ठेला जी तो हम करते रहते हैं, करवाते रहते हैं, हमारे साथ आप भी उसमें जुड़े हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो झूठी बातें हैं उस पर मुझे थोड़ा सा जल्दी गुस्सा आ जाता है। कुछ लोग जबरदस्ती कहते हैं खाने के लिए इन्होंने मेला कर दिया। अरे हम तो कहते हैं आप भी तो करो, आप भी आगे आए। मेरे गांव के लोग ही मुझसे बोलते हैं, मैंने कहा तुम तो आगे आने की कोशिश करो, कौन नहीं लाता आपको आगे, सब लाएंगे। अब तुम यहाँ इस अगस्त्यमुनि नगर क्षेत्र को बाहर और भीतर की बातें करते रहते हैं कि वो बाहर का है, ये भीतर का है, सब अपने ही तो है। हम देहरादून में बस गए तो हम देहरादून के थोड़ी है, हम तो हिंदुस्तान के हैं भाई। तो इस बाहर और भीतर का जो संवाद इन लोगों ने किया है ये मेरे लिए जायज नहीं। इसी में मुझे थोड़ा सा ग्लानि भी महसूस होती है, क्योंकि जो भी आया सब ऐसे ही आए। हम भी तो बेंजी से आए, कभी जवानों में हम भी तो बाहर से आए हैं। तो आज ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिए किसी को भी, चाहे मेरे गांव का है, चाहे मेरे बाजार का है, चाहे किसी भी मुल्क का है। ये हम सब हिंदुस्तान के हैं, भारत के हैं। और ये सब इस सोच को परिकल्प रखते हुए हमें
एकजुट होकर के कार्य करना चाहिए। अब इनमें कई खाइयाँ आती हैं कि ब्राह्मण है या ठाकुर है या हरिजन है या दूसरे वर्ण का है। मैं वर्ण व्यवस्था से भी परे आदमी हूँ। मेरे लिए चारों वर्ण बराबर हैं, मेरे लिए मुसलमान भी बराबर हैं। क्योंकि देखो सबसे पहला है आदमी, मनुष्य, और मनुष्य है तो तब सब चीज़ है। धर्म भी तभी बना है जब मनुष्य रहा है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा, ये तो भगवान कृष्ण ने भी, मैंने 4 वर्ण इसलिए बनाए थे कि सुरक्षित रहने के लिए बनाया था। ये नहीं था कि तुम विभाग कर दो। तो मैंने राजनीति में ये देखा, इसीलिए राजनीति से मैं थोड़ा सा हट के भी रहता हूँ कि राजनीति में ये शब्द जो है मुझे बड़ा चुभता है, मेरे दिल को भी चुभता है, कि कोसता भी है कि ये क्या है। अभी चुनाव हुए, अजी वो उस पार्टी का है, वो उस पार्टी का है। अरे आप योग्यता के अनुसार और उसकी कर्मनिष्ठता के अनुसार और वो कार्य करने की शैली के अनुसार उसको वोट दीजिए। आप ऐसा नहीं करते हैं। आप फिर क्या करते हैं कि वो मेरी जाति का है, वो मेरी बिरादरी का है, वो मेरे गांव का है, ये गदरा पार का है, ये गदरा वार का है। तो निश्चित तौर पर राजनीति आज जो है बड़ी में जैसे थोड़ा जो उत्तेजना शब्द है उसको कम किया जाए, और उस उत्तेजना को वास्तव में मैंने काफ़ी रूप से कम कर दिया है। और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं, अब मेरी उम्र भी इतने ऊपर हो चुकी है, 60 प्लस हो चुका है, तो मैं चाहता हूं कि मैं अब एक संभ्रांत जीवन व्यतीत करूं। और आने वाले समय में अगर यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक मुझे एक कैंडिडेट के रूप में और जीतने का अवसर देंगे या अध्यक्ष पद पर निर्वाचित करने का अवसर देंगे, तो मैं आपकी सेवा में तत्पर तैयार रहूँगा। और जो भी कार्य, जब भी 24 घंटे मेरे पास समय रहता है, क्योंकि मैं बेरोजगार आदमी हूँ आज की डेट में, तो मैं हर कार्य करने में मेरे ऊपर एक क्षमता है। और मेरे ऊपर एक और ब्लेम है कि आप जो है ना कांग्रेस के हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के हैं, ना कुछ किसी के हैं, तो मैं सब सरकारों से भी काम करवा सकता हूँ। मैं केवल भारतीय जनता पार्टी से मेरा मतलब नहीं है, मैं कांग्रेस सरकार से भी काम करवा सकता हूँ, और मैं दूसरी सरकार आएगी तो मैं उससे भी काम करवा सकता हूँ। नहीं, ठीक है। तो आज हमारे साथ थे इस अगस्त मुनि के जो आधुनिक अगस्त मुनि के जो निर्माण करता रहे, उनके सुपुत्र श्री हर्षवर्धन बेंजवाल जी, जिन्होंने अपनी जो विजन है उसको इस मंच पर रखा, और जनता से ये भी उन्होंने वो किया है कि जो भी गलतियां पूर्व में उनसे इस तरह की होती हैं, उत्तेजना के उसमें जो है कभी कभी उसमें आ जाते थे, उसके लिए भी उन्होंने स्पष्ट तौर ये कहा है कि मैं ये सब चीज़ से दूर हो चुका हूं और होने की पूरी कोशिश कर रहा हूं जो भी है। तो आज आप उनके साथ हैं। बेंजवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस मंच पर रहे, और हम आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि आप जो है जनता के बीच जा रहे हैं, तो हम आपको अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आप जो है जीत करके इस नगर पंचायत की जो है को अग्रणीय पंचायत बनाने में अपना सहयोग करेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद दस्तक पहाड़ का।